नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद सोनेल, आचार्य श्री मां प्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बीए बीएड पार्ट 3 की क्लास पढ़ाऊंगा। बीए बीएड 3 इसमें भी जो अपना टॉपिक चल रहा है, जिसकी 2 क्लासें मैंने ले ली है, वह आज भी वही टॉपिक है, अकबर। क्लियर? और यह अकबर की क्लास नंबर 3 है। क्लियर बच्चों? इस प्रकार बीए बीएड 3rd ईयर में अकबर अपना टॉपिक है और यह उसकी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले वाली क्लासों में मैंने जनरली अकबर का जीवन परिचय, अकबर की प्रारंभिक समस्याओं से छुटकारा, समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया, और उसके आगे उत्तर भारत की विजय, या इसे कह सकते हैं कि उसके जो आसपास के राज्य स्वतंत्र हो चुके थे, उन पर उसने वापस कैसे अधिकार किया, इनकी बात मैंने आपके सामने कर दी थी। अतः जीवन परिचय, प्रारंभिक समस्याएं, ये पहला था, समस्याओं का समाधान और उत्तर भारत की विजय, यह दूसरी क्लास है। आज हम अकबर की तीसरी क्लास में पढ़ेंगे सीमांत राज्यों पर विजय। सीमांत राज्यों पर विजय, यानी ये भारत का नक्शा है। क्लियर? ये सीमांत राज्य आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, ये भारत का मैप है। और इसमें अकबर ने दिल्ली, आगरा, मेवाड़, मारवाड़, अन्य स्थानों पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद उसने सीमांत जो राज्य हैं, कश्मीर है, सिंध है, मुल्तान है, काबुल है, इन पर अधिकार किया। तो इनके बारे में हम आज आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले काबुल की विजय। सबसे पहले काबुल की विजय। काबुल की विजय। क्लियर बच्चों? 1580 में बंगाल और बिहार के बहुत से प्रमुख मुसलमानकारी सरकारी अधिकारी, जो अकबर की धार्मिक उदारता एवं सहनशीलता की नीति के विरुद्ध थे और जिनको उसके प्रशासन, अर्थ तथा सैनिक संबंधी सुधारों से बहुत परेशानी थी, वह विद्रोही बन गए। वे उसे हटाकर उसके सौतेले भाई काबुल के मिर्जा मोहम्मद हाकिम को सम्राट बनाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। यहाँ का कौन था? मोहम्मद हाकिम। मोहम्मद हाकिम अकबर का भाई था, सौतेला। यानी अकबर की जो धार्मिक उदारता थी, उसकी जो नीतियां थी, उसके जो विरुद्ध मुसलमान हो गए थे, उन्होंने अकबर को हटाकर मोहम्मद हाकिम को भारत का सम्राट बनाने की सोची। अकबर कोई उनके सोचने से हट नहीं जाएगा। क्लियर? और अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। धार्मिक बातों से में दूसरे धर्मावलंबी की अपेक्षा मुसलमानों के साथ विशेष बर्ताव किया जाता था। ये लोग विभिन्न धर्म संप्रदायों को इस्लाम के साथ ही समान रूप से समझने की अकबर की नीति से असंतुष्ट थे। यानी अकबर सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा था, किंतु मुसलमान जो अन्य थे वह इस नीति से संतुष्ट नहीं थे और यह मिथ्या धारणा बना ली कि उनका धर्म अब खतरे में है, और यह एक अपनी कल्पना बना ली थी कि उनका धर्म खतरे में है। जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद
याजदी ने एक फतवा जारी कर अकबर के प्रति राजद्रोह करने एवं धार्मिक कर्तव्य है। यानी जो जैनपुर के काजी हैं मुल्ला मोहम्मद याजदी, उन्होंने कहा अकबर के विरुद्ध विद्रोह करोगे, ऐसा फतवा उन्होंने जारी कर दिया जो धर्म संगत है। काकशाला तुर्क जो बंगाल में ऊंचे पदों पर आसीन थे, बिहार के अपने सहधर्मियों को का जिसने अकबर के प्रति विद्रोह का झंडा उठाया अनुसरण करने लगे और उन्होंने मिर्ज़ा हाकिम को के नाम का खुतबा पढ़वाना शुरू कर दिया। इन्होंने गवर्नर मुजफ्फर खां को टोंडा में घेर लिया और जो शाही सेना उसकी सहायता के लिए वहां पहुंची उसे हरा दिया। अब यह विद्रोह दोनों प्रांतों में सर्वत्र फैल गया। अकबर ने तुरंत ही समझ लिया कि इस विद्रोह का मूल स्रोत काबुल में है, यानी काबुल से मोहम्मद हाकिम, मिर्ज़ा मोहम्मद हाकिम उसे प्रोत्साहन दे रहा है। अकबर बात समझ गया, काबुल में है और उसका सौतेला भाई ही उसके लिए खतरे का साधन बना हुआ है। इस विचार से उसने काबुल पर आक्रमण करने के लिए सेना तैयार कर डाली और साथ ही बंगाल बिहार में और अधिक सेनाएं विद्रोह को कुचलने के लिए भेज दी, जिससे ये लोग मिर्ज़ा हाकिम की सहायता के लिए काबुल ने दौड़ पड़े। यानी काबुल भी सेना भेज दी और बंगाल बिहार भी सेना भेज दी, यानी ये दोनों एक ना हो जाए, जिससे ये लोग सहायता के लिए ना आए। अपने दरबार में उसने विश्वासघातियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जो उसके भाई मिर्ज़ा हाकिम से गुप्त रूप से पत्र व्यवहार कर रहे थे। यानी दरबार में जो विद्रोही थे अकबर के प्रति और उसके भाई का समर्थन कर रहे थे, पत्र व्यवहार कर रहे थे, उन पर कड़ी कार्रवाई की। कुछ लोगों को तो बंदी बनाया गया, कुछ लोगों को उनका नेता शाह मंसूर भी था जिसे मौत की सजाएं दी गई, यानी मौत के घाट भी उतार दिया गया, जिससे अन्य संभावित विद्रोहियों के दिलों में भय पैदा हो जाए। मिर्ज़ा हाकिम सिंधु नदी पार करके लाहौर की ओर बढ़ा, किंतु उसे प्राप्त सूचनाओं के प्रतिकूल यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि पंजाब के मुसलमान उसे कोई भी सहायता देने को तैयार नहीं थे। यानी पंजाब में उसे किसी ने सहायता नहीं दी। 8 मार्च 1581 को अकबर के मच्छीवाड़ा पहुंचने से पूर्व ही मिर्ज़ा हाकिम काबुल की ओर चला गया। अकबर शीघ्र ही सिंधु नदी तक पहुंच गया और मानसिंह की अध्यक्षता में उसने एक फौज काबुल के लिए भेज दी और वह स्वयं उसके पीछे पीछे चलता गया। हाकिम काबुल से गुरबंद भाग गया। अकबर ने 10 अगस्त को काबुल में प्रवेश किया। भयक्रांत मिर्ज़ा हाकिम ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए संवाद भेजे, यानी बातचीत की उनने कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करना चाहता हूँ, और उसे क्षमा प्रदान कर दी गई, यानी हाकिम मिर्ज़ा को क्षमा दे दी गई। अकबर ने मिर्ज़ा की बहन बख्तुन्निसा बेगम को काबुल का गवर्नर नियुक्त कर दिया, यानी अकबर की जो बहन थी, सौतेली बहन थी, उसको काबुल का गवर्नर बना दिया और स्वयं फतेहपुर सीकरी लौट गया। मुगल सम्राट के जाते ही मिर्ज़ा ने शासन प्रबंध पुनः स्वयं संभाल लिया, यानी उस बख्तुन्निसा को हटा दिया और स्वयं शासन अपने हाथ में ले लिया। उसकी बहन अधिकृत रूप से किंतु नाम मात्र के लिए ही काबुल की गवर्नर बनी रही। 1581 में मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु हो गई और काबुल भारतीय साम्राज्य में अकबर के साम्राज्य में मिला लिया गया। 1560 में राज सत्ता प्राप्त करने के पश्चात 1581 का समय अकबर के जीवन में बड़ा ही नाजुक बताया गया है, किंतु अकबर की साधना, संपन्नता, चतुराई और योग्यता ने इस संघर्ष काल में सुरक्षित निकल जाने से पूर्व योग दिया और अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। यानी इस प्रकार अकबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया, मिर्ज़ा हाकिम मर गया था। दूसरा, कश्मीर पर विजय। कश्मीर विजय या कश्मीर विजय। कश्मीर पर अधिकार प्राप्त करने की अकबर की बहुत दिनों से लालसा थी। कूटनीति द्वारा और इसके असफल होने पर आक्रमण द्वारा यह कश्मीर पर अधिकार करना चाहता था। यद्यपि कश्मीर के सुल्तान यूसुफ खां थे
कौन थे? यूसुफ खां कश्मीर के शासक थे और अकबर के मन में कश्मीर जीतने की बड़ी लालसा थी। 1581 में अपने तृतीय पुत्र और 1585 में अपने ज्येष्ठ पुत्र को उसकी सेवा में भेजा था, किंतु वह स्वयं अकबर की सेवा में नहीं आया था। कश्मीर के जो शासक थे उसने अपने पुत्रों को अकबर की सेवा में भेजा, किंतु स्वयं कभी भी उसकी अकबर जी की सेवा में नहीं पधारे। यह बात अकबर को पसंद नहीं आई। भेजा कश्मीर सुल्तान को अधीन करने तथा काबुल को मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रांत के रूप में शामिल करने के लिए वह 1885 के पतझड़ में फतेहपुर सीकरी से लाहौर चल पड़ा। दिसंबर के आरंभ में वह रावलपिंडी पहुंचा और यहाँ से अटक के लिए चल दिया। उसने जैन खां, कोक लताश, राजा बीरबल, हकीम अबुल फतेह को यूसुफ जयू तथा सरहर के मानदार फिरके के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए भेजा, क्योंकि ये लोग बड़े उत्पात मचा रहे थे। किंतु इन कबीलाई लोगों के साथ युद्ध में शाही सेना सफलता प्राप्त नहीं कर सकी और इसमें बीरबल मारे गए। इससे अकबर को बहुत दुख पहुंचा। उसने जैन खां और अब्दुल फतेह को उनकी पराजय तथा राजा बीरबल का शव कबीलाइयों से छीन लेने के लिए बहुत भरा बुला कहा। राजा टोडरमल ने, जिन्हें इस पराजय का बदला लेने के लिए भेजा गया था, कबीलाइयों को हरा दिया और अपने वश में कर लिया। मान सिंह ने, जिनको राजा टोडरमल से आकर मिलने की आज्ञा दी, खैबर के दर्रे में हुई लड़ाई में अफगानों को हरा दिया। यद्यपि कबीलाई लोग पूरी तरह वश में तो नहीं आए सके, किंतु फिर उत्पात भी नहीं मचाया। उसी समय कबीलाइयों के ऊपर चढ़ाई की गई। अकबर ने कश्मीर पर अधिकार करने का कार्य कासिम खां और राजा भगवान दास तथा अन्य सैन्य संचालकों को सुपुर्द किया। 1586 के आरंभ में शाही सेना श्रीनगर की ओर कूच की, किंतु वर्षा तथा हिमपात के कारण वह शत्रुओं से लड़ने का साहस नहीं कर पाई। सुल्तान यूसुफ खां के साथ, जो स्वयं को शक्तिशाली समझ रहा था, संधि व चर्चा चलाने के लिए मुगल सेनाध्यक्ष राजी हो गए। यूसुफ खान ने अकबर को अपना सम्राट मान लिया और उसके नाम का खुतबा पढ़वाने, उसी के नाम के सिक्के डलवाने के लिए तैयार हो गया। टकसाल का प्रबंध करने, केसर की खेती संभालने, शाला दुशालाओं का निर्माण की व्यवस्था करने तथा शिकार के प्रबंध करने को भी शाही अधिकारियों की अधीनता में रखने के लिए राजी हो गया। किंतु अकबर को यह संधि पसंद नहीं थी और उसने सुल्तान यूसुफ खां और उसके बेटा याकूब खां उसकी सेवा में उपस्थित हुए तो उसने सुल्तान को गिरफ्तार कर लेने की आज्ञा दे दी। किंतु याकूब खां बचकर श्रीनगर भाग गया और मुगलों से सामना करने के लिए तैयारी करने लगा। इस पर अकबर ने एक शाही सेना कश्मीर भेजी, जिसने याकूब खां को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। कश्मीर अब मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और काबुल प्रांत का सरकार जिला बन गया। यूसुफ खां कुछ समय बाद मुक्त कर दिया गया और पानसब का मनसब उसे प्रदान कर दिया गया। यानी यूसुफ खां दरबार में आए तो उन्हें बंदी बना लिया। उनका पुत्र याकूब खां लौट गया, किंतु अकबर ने एक सेना भेजकर याकूब खां को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया। इस प्रकार कश्मीर अकबर के साम्राज्य का अंग बना। क्लियर? अगली है सिंध विजय। सिंध विजय। अकबर ने भाकर का दुर्ग तो 1574 में ही विजित कर लिया था। अब सिंध नदी के मुहाने पर सिंध के दक्षिणी भाग पर अधिकार करने की उसकी उत्कृष्ट लालसा थी, क्योंकि बिना इस पर अधिकार किए उत्तर पश्चिमी भारत पर उसका आधिपत्य पूर्ण नहीं कहा जा सकता। अतः इस स्थान को उसने एक सैनिक अड्डा बनाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर एक सैनिक अड्डा हो जिससे ये सीमा पूरी सुरक्षित रहे। जहाँ से कांधार पर, जो उस समय फारस के शाह अब्बास के अधिकार में था, तथा सैनिक कार्रवाई कर सके, यानी फारस के शाह पर भी सैनिक कार्रवाई कर सके, इसके लिए वहाँ पर सैनिक अड्डा बनाना आवश्यक था। उन पर नजरें रखी जा सकती है, सैनिक कार्रवाई कर सके। 1590 में
बादशाह ने अब्दुल रहमान खान खाना को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया और यह आदेश दिया कि वह ठट्टा के राज्य को तुर्कमान राजा मिर्जा जानी बेग से जीत ले। मिर्जा ने अपने प्रदेशों की रक्षा के लिए 2 बार युद्ध किया, किंतु हार का सामना करना पड़ा। अपना संपूर्ण प्रदेश, जिसमें ठट्टा सहवान के दुर्ग भी शामिल थे, उसे त्याग देने के लिए बाध्य होना पड़ा। बाद में मुगल साम्राज्य की नौकरी में आ गया। 3000 मनसबदार बना दिया गया। दीन इलाही संप्रदाय का वह भी एक सदस्य बन गया, यानी अकबर द्वारा धर्म चलाया गया था दीन इलाही, उसका भी वह सदस्य बन गया। क्लियर? इस प्रकार उसने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली और वहाँ से वह शाह अब्बास पर नज़र रख सकता था और उस पर भी आक्रमण करने का वह विचार बना रहा था। क्लियर? यह हो गए इस प्रकार अकबर की जो सीमांत नीति है, सीमांत विजय हैं, जो मैंने आपके सामने रख दी। क्लियर? नेक्स्ट है अकबर की अन्य विजय। अकबर की अन्य विजय, जिसमें उड़ीसा की विजय, उड़ीसा विजय। (1590) में बिहार के गवर्नर राजा मानसिंह ने उड़ीसा पर चढ़ाई की और कुतलुक खां लोहानी पर, जिसने अपने आप को स्वतंत्र बनकर इस सुदूर प्रांत का शासक घोषित कर दिया था, आक्रमण करने की तैयारी की। कुतलुक खां मानसिंह से युद्ध में सामना करने से पूर्व ही मर गया। उसके लड़के निसार खां ने मामूली सा सामना करने के पश्चात हथियार डाल दिया। बाद में उसे उड़ीसा प्रांत का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, किंतु वर्ष में 2 बार उसने संधि को अस्वीकार कर डाल दिए। किंतु 2 वर्ष बाद उसने संधि शर्तों को अस्वीकार कर पुरी और जगन्नाथ को, जिन पर मुगल साम्राज्य का अधिकार था, छीन लिए। यानी पुरी, उड़ीसा में जो पुरी और जगन्नाथ जो जगह है, मंदिर है, वहाँ पर मुगल साम्राज्य का शासन था, उनको छीन लिए। राजा मानसिंह ने इस बार इसे पुनः पराजित किया और राज्य से निकाल बाहर किया। उड़ीसा का प्रांत अब मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और बंगाल के सूबे का एक भाग बना दिया। यानी उसे भी बंगाल का जो सूबा था उसका एक भाग बना दिया, बंगाल का गवर्नर, वहाँ का गवर्नर। इस प्रकार कुतलुक खां का बेटा निसार खां उड़ीसा से बाहर निकाल दिया गया। क्लियर? और उड़ीसा की विजय अकबर द्वारा कर ली गई। अगला है बलूचिस्तान पर विजय। बलूचिस्तान पर विजय, बलूचिस्तान पर विजय। फरवरी 1595 में मीर मासूम को बलूचिस्तान विजय करने के लिए भेजा। उत्तरी भारत में बलूचिस्तान ही ऐसा राज्य था जिसने अभी तक मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। सुयोग्य सेनाध्यक्ष मीर मासूम ने क्वेटा के उत्तर पूर्व में सीबी के किले पर आक्रमण किया और पन्नी अफगानों को पराजित कर उन्हें बलूचिस्तान प्रदेश, जिसमें मकरान भी सम्मिलित था, मुगल साम्राज्य को सौंप देने के लिए बाध्य किया। यानी मीर मासूम अकबर का सेनापति था, उसने संपूर्ण बलूचिस्तान 1595 में 1595 को जीतकर अकबर को सौंप दिया। क्लियर? इस प्रकार उत्तरी भारत की जीत संपूर्ण हुई, मेवाड़ के कुछ भागों को छोड़कर। नेक्स्ट, कंधार पर विजय। कंधार विजय अप्रैल 1595 ईस्वी को कंधार के फारसी गवर्नर मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा ने, जिसे तेहरान के अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, कंधार का एक सुंदर दुर्ग शाही बेग को समर्पित कर दिया, जिसे अकबर ने इस कार्य को संपादित करने के लिए वहां भेजा। पश्चात मुगल दरबार में मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा का खूब स्वागत किया और उसे 5000 का मनसबदार बना दिया।
यानी तेहरान के जो शासक थे उनके मुजफ्फर हुसैन से संबंध अच्छे नहीं थे, अतः मुजफ्फर हुसैन ने जो कंधार का सुदृढ़ दुर्ग शाह बेग को समर्पित कर दिया, जिसे अकबर ने इस कार्य का संपादित करने के लिए वहाँ भेजा था। यानी शाह बेग को अकबर ने भेजा था, उसे सौंप दिया। अतः मुजफ्फर हुसैन पर मुगल बादशाह ने उसका खूब स्वागत किया और उसे 5,000 का मनसब प्रदान किया और संभल की जागीर प्रदान की। कंधार के मुगल साम्राज्य अंतर्गत आ जाने से संपूर्ण उत्तरी भारत पर अकबर का अधिकार हो गया। क्लियर? मेवाड़ के कुछ स्थानों को छोड़कर। क्लियर? इस प्रकार यह उत्तर भारत की जीत उसकी संपन्न हुई। नेक्स्ट आगे जो हम पढ़ेंगे वह है अकबर की दक्षिण नीति। अकबर की दक्षिणी नीति। अकबर की दक्षिण नीति। खानदेश और अहमदनगर की विजय, इसमें भी मोस्ट रूप से इंपॉर्टेंट है। यानी मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से ये मैंने बताया है कि अकबर ने उत्तरी भारत, पश्चिमोत्तर भारत और मणिपुर, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, इन तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर भी अधिकार कर लिया था। इस प्रकार वह उत्तर भारत का शासक बन गया था। सीमाओं पर उसने आक्रमण करके वहाँ की सीमाएं, अपने राज्य की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित कर दी थी। अतः अकबर के सामने अब दक्षिण भारत ही बचा था। अतः उसने दक्षिण भारत पर अधिकार करने की बात सोची। उसमें भी उसने कुछ स्थानों को छोड़कर शेष दक्षिण भारत पर अधिकार कर लिया था। यानी दक्षिण भारत में भी खानदेश और अहमदनगर की विजय उसकी इम्पोर्टेंट थी और वहाँ पर उसने अधिकार कर लिया। दक्षिण का कुछ भाग रह गया। क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे 1593 से 1601 तक अकबर ने दक्षिण में किस प्रकार प्रवेश किया और वहाँ पर किस प्रकार अधिकार किया। ठीक है? संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधिकार में करने से पूर्व ही अकबर ने दक्षिण के 4 राज्यों को, जो प्राचीन बहमनी राज्य के टूट जाने पर बने थे, जीत लेने का विचार किया। अगस्त 1591 में उसने 4 दूत मंडल खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, चारों स्थानों पर उसे राजस्व अर्पित करने के लिए राजी करने और यहाँ के शासक बादशाह की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजे। यानी 4 जो जगह है, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, चारों पर अपने दूत भेजे और उन्हें कहा आप जाइए और उनसे कहिए कि मेरी अधीनता स्वीकार करें, मुझे कर दें और मुझे वहाँ का शासक बनाएं। क्लिप भेजे। खानदेश के राजा अली खान ने तो, जिसका राज्य अकबर के राज्य की दक्षिणी सीमा के बिल्कुल निकट था, यानी खानदेश के राजा थे अली खान और उनका जो राज्य था अकबर की जो दक्षिणी सीमा थी उसके निकट ही था, मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने कहा मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। अली खान ने राजस्व अदा करने के लिए भी वह राजी हो गए, यानी लगान देगा, टैक्स देगा, इस बात के लिए भी राजी था। किंतु शेष 3 राज्यों के शासकों ने अकबर के प्रस्ताव को बड़ी नम्रता पूर्वक टाल दिया। फलतः 1593 को अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को अहमदनगर जीत लेने के लिए रवाना किया। यानी अब अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया। उसके साथ अकबर का द्वितीय पुत्र मुराद भी गया, यानी अकबर का जो बेटा था मुराद, वो भी उनके साथ गया, अब्दुल रहीम खान खाना के साथ। खान खाना ने अहमदनगर का घेरा डाला, किंतु इस दुर्ग की बड़ी ही सुंदर सुरक्षा व्यवस्था बीजापुर की रानी, अहमदनगर की तत्कालीन राजा मुजफ्फर की बुआ चांद बीबी ने की थी। यानी चांद बीबी नामक महिला ने इस दुर्ग की सुरक्षा अपने हाथ में ले रखी थी और उसने बड़ी ही कौशलतापूर्वक इसका सुरक्षा व्यवस्था प्रबंध किया था। अपने ही यहाँ कुछ आपसी मतभेद के कारण मुगल सेनाध्यक्षों ने घेरा उठाना ही उचित समझा और 1596 ईस्वी में सुलह भी कर ली। यानी 1596 में यहाँ सुलह भी कर ली, जिसके अनुसार बुरहान मुल्क के पोते बहादुर को भी उस समय तक बालक ही था अकबर की अधीनता में अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया। नए शिशु सुल्तान ने
बरार मुगल साम्राज्य को अर्पित किया और सम्राट के पास बहुमूल्य उपहार आगरा भेजे, यानी दोनों के मध्य संधि हो गई। क्लियर? किंतु यह संधि अल्पकालीन सिद्ध हुई। अहमदनगर की सरकार ने संधि की शर्तों को तोड़ दिया, बरार को पुनः हस्तगत करने का प्रयत्न किया, यानी जो बरार समर्पित किया था वह वापस उन्होंने जीतने के लिए प्रयास किए। किसने? अहमदनगर ने। फलतः 1597 में खान खाना ने दोबारा इधर आना पड़ा, किंतु खान खाना और मुराद के बीच मतभेद हो गए, यानी अकबर का जो बेटा था और अकबर का जो सेनापति था, दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए। कारण उनका पक्ष कमजोर हो गया, इसलिए अकबर ने दोनों को वापस बुला लिया और इनके स्थान पर अबुल फजल को भेजने का निर्णय किया गया, यानी अब अबुल फजल जाएगा। किंतु बाद में स्वयं दक्षिण की ओर चल पड़ा, यानी बात कही अबुल फजल के जाने की, किंतु बादशाह सलामत अकबर स्वयं ही आ गए, यानी इधर चल दिए। दौलताबाग को तो उसने पहुंचने से पूर्व ही पतन हो गया, यानी दौलताबाग को तो अकबर के आने से पूर्व ही जीत लिया गया, उनका पतन हो गया। इसके पश्चात अहमदनगर का घेरा डाला गया, 1600 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया गया, यानी अहमदनगर को भी 1600 ईस्वी में 16 लेवलों पर जीत लिया गया। सिसु सुल्तान बहादुर निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर भेज दिया गया, किंतु अहमदनगर के अमीरों ने एक अन्य कठपुतली राजा घोषित कर दिया और मुगलों से मोर्चा लेते रहे। अहमदनगर से पूर्व पतन के पूर्व खानदेश के राजा मीरन बहादुर शाह का पिता, जिसका पिता राजा अली खां अहमदनगर की लड़ाई में मुगलों की अधीनता में लड़ते हुए मारा गया था, मुगलों की सत्ता को दत्ता बताई और असीरगढ़ पर उसने अपने दुर्ग में अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। यानी जो मीरन बहादुर है उसका पिता मुगलों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था, किंतु उसने असीरगढ़ में मुगलों से लोहा लेने की बात सोची और असीरगढ़ को अधिकार कर लिया और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करने लगा और तैयार हो गया। अकबर ने भी उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 1599 के आरंभ में उसने खानदेश में प्रवेश किया और यहाँ की राजधानी बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया। उपरांत असीरगढ़ के अवैध दुर्ग पर जो गोला बारूद और युद्ध सामग्री से पूर्ण संपन्न था, घेरा डाल दिया। यह घेरा काफ़ी अरसे तक पड़ा रहा। अबुल फजल को आक्रमण व्यवस्था करने का निर्देश करने तथा घेरा डालने को उत्साहित करने के लिए यहाँ भेजा गया। मुगलों ने आक्रमण में बड़ी चतुराई दिखाई। इससे भयभीत होकर मीरन बहादुर 21 सितंबर 16 लेवलों को अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दुर्ग रक्षकों ने कुछ दिनों तक सामना अवश्य किया, किंतु 6 जनवरी 1601 को उसने भी गढ़ का समर्पण कर दिया। इस प्रकार खानदेश भी मुगलों के अधिकार में आ गया। मीरन बहादुर को बंदी बनाकर ग्वालियर भेज दिया और जीवन निर्वाह के लिए 4000 अशर्फियाँ वार्षिक बतौर भत्ते को मंजूर की गई। विंसेंट स्मिथ ने अकबर पर मीरन बहादुर के प्रति किए गए दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। वुलजले हेग ने उचित ही कहा कि मीरन बहादुर भी उतना ही दोषी है जितना अकबर, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को चकमा देना चाहते थे। असीरगढ़ के दुर्ग के संबंध में अकबर का मुख्य अपराध तो यह था कि उसने दुर्ग के कमांडर के बेटे मुबारक को बिना किसी कारण कत्ल करवाने की आज्ञा दे दी और यह अकबर की अंतिम विजय थी। यानी यह विजय अकबर की अंतिम विजय थी, असीरगढ़ की विजय। क्लियर? उसके बाद अकबर ने कोई विजय नहीं की। विजित प्रदेशों की सुव्यवस्था करने में अकबर अब लग गया, क्योंकि वह अब आगे जीत नहीं चाहता था, क्योंकि अकबर की नीति ने सदैव अनुसरण किया जैसे किसी राज्य पर अथवा किसी प्रांत पर वह अधिकार प्राप्त करता, वैसे ही वहाँ पर शांति की व्यवस्था स्थापित करने तथा मालगुजारी बंदोबस्त के दीवानी अफसरों को नियुक्त करता था। विजित क्षेत्रों में धार्मिक सहनशीलता और उदारता का भी बादशाह परिचय देता था। सामाजिक, धार्मिक, प्रशासन संबंधी अनेक सुधार किए गए। प्रजा के सामाजिक, नैतिक और भौतिक भलाई का पूरा प्रबंध किया गया। क्लियर? इस प्रकार अकबर ने ये असीरगढ़ की अंतिम विजय की। इसके बाद अकबर
ने जो राज्य में विद्रोह हुए उनको दबाने में अपना समय लगाया, यानी शासन प्रबंध तो उन राज्यों का किया ही था, साथ ही जो अन्य जो विद्रोह का उठ खड़े हुए थे उनका भी सामना अकबर ने किया था। इन विद्रोह में अब्दुल्ले खां उज़्बेक का विद्रोह, उज़्बेक विद्रोह, हाकिम मिर्ज़ा का विद्रोह का आक्रमण आदि सम्मिलित है। क्लियर? इसमें से पहले देखते हैं अब्दुल्ला खां उज़्बेक का विद्रोह। बहुत से मुगल अधिकारियों जो हुमायूं के राज्यकाल में ही भारत में उच्च सरकारी नौकरियां करते थे, अकबर की केंद्रीकरण की नीति से असंतुष्ट हो गए। ये लोग अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रबंध ही नहीं करना चाहते, बल्कि जो मन में आए सो करना चाहते थे। अधिकारी अर्ध स्वतंत्र शासन सत्ता प्राप्त करने के इच्छुक थे, यानी हम आज्ञा अकबर की माने किंतु हमारे क्षेत्र में हम अपनी इच्छा हो जो करें, अपनी मन मर्जी से करें। आदम खां, पीर मोहम्मद, जान जमा ने ठीक इसी प्रकार का व्यवहार किया था, मानो वे अपने प्रांतों के स्वतंत्र शासक हो। इसी प्रकार मालवा का गवर्नर अब्दुल्ला खां उज़्बेक भी इन्हीं के पदचिन्हों पर चला और विद्रोह खड़ा करने की तैयारी करने लगा। 1564 ईस्वी में अकबर ने इसे दंडित करने के लिए चल पड़ा। लगभग एक पखवाड़े तक रास्ते में घनघोर वर्षा के कारण चंबल नदी के किनारे ही रुकना पड़ा। यहाँ पहुँचने पर अब्दुल्ला खां मांडू भाग गया, किंतु अकबर ने उसका पीछा किया और उसे हरा दिया। अब्दुल्ला खां की स्त्रियां और बहुत से हाथी उसके हाथ में लगे। कड़ा के बहादुर खां को अब मालवा का गवर्नर बनाया गया। खान देश के मुबारक शाह द्वितीय से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने और उसकी लड़की से विवाह करने तथा गुजरात के शासकों को अपने प्रदेश में विद्रोही अब्दुल्ला खां को खदेड़े देने के लिए प्रेरित करने के उपरांत अकबर आगरा लौट आया। यानी अब्दुल्ला खां ने विद्रोह किया था, अकबर ने आगे बढ़कर उसके विद्रोह को दबा दिया और उसे विद्रोही को कहीं भी शरण न मिले ऐसी व्यवस्था भी उसने कर दी। सभी जो अपने राज्य थे उनको सबको हिदायत दी। उज़्बेक विद्रोह 1564 से 67 तक। अकबर के दरबार में प्राचीन अमीर वर्ग के अंतर्गत उज़्बेकों का दल था, यानी अकबर का जो साम्राज्य था उसमें ईरानी, तुरानी, उज़्बेक, भारतीय, हिंदू, इनका भी एक दल था। उनमें था एक उज़्बेकों का दल जो प्रभावशाली तथा उत्पाती था। इन लोगों का नेता जैनपुर के गवर्नर खान जामा अली कुली खां, उसका भाई बहादुर, उनके चाचा इब्राहिम खां, अवध के गवर्नर खान आलम जिन्हें इस्कंदर खां और हाल ही में मालवा से खदेड़े गए अब्दुल्ला खां थे। ये लोग ऊंचे और अच्छे पदों पर आसीन थे। तात्कालीन सैनिक दल की कमान भी इनके हाथ में थी। खान जमा और खान आलम ने बैरम खां को उत्तरी भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य पुनर्स्थापना करने में अच्छा योग दिया था। वह सोचते हुए कि उनकी सेवाओं को उन्हें उचित पुरस्कार नहीं मिला, ये दोनों नवयुवक बादशाह से असंतुष्ट थे। साथ ही अकबर के केंद्रीकरण की नीति पसंद नहीं करते थे और नए उसके फारसी ढंग के तौर तरीके उन्हें पसंद थे। उनकी यह अभिलाषा थी कि उन्हें अर्ध स्वतंत्र स्तर प्राप्त हो, जिससे वह अपने प्रांत में कुछ भी कर सके और अपने प्रांत का अधिकारी बने। एक ही वंश से उत्पन्न होने, पारिवारिक संबंध बने रहने तथा बादशाह के प्रति इनका एक सा असंतोष के कारण ये लोग साथ ही जीने मरने के लिए तैयार थे। इन लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया और अकबर के खिलाफ विद्रोह का आयोजन किया। इन्होंने निश्चित किया कि इब्राहिम खां और खान आलम कन्नौज पर हमला करेंगे और उसी समय खान जमा और बहादुर मानिकपुर पर अधिकार कर लेंगे। खान जमा और उसके भाई ने शाही सैनिक दल को पराजित कर मानिकपुर पर अधिकार कर लिया। खान आलम और इब्राहिम खान ने 1565 में एक शाही सेना को परास्त कर दिया, जिससे स्थिति इतनी भयप्रद हो गई कि स्वयं बादशाह को ही मैदान में कूदना पड़ा। उसने लखनऊ के समीप खान आलम पर यकायक आक्रमण किया और उसे भगा दिया। खान आलम भागकर खान जमा से आ मिला, जो मानिकपुर का घेरा डाले हुए था, किंतु अब उन्हें यह समाचार प्राप्त हुआ कि अकबर ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया है। तो उन्होंने घेरा उठा लिया और बहराइच के दलदल में भाग गए और यहाँ से बिहार में हाजीपुर चले गए। यह विद्रोह 2 वर्षों से भी अधिक समय तक चलता रहा। इसी बीच अकबर ने इन विद्रोहियों को एक बार क्षमा कर देना उचित समझा, किंतु जब ये लोग अपनी सामंती श्रेष्ठता और उच्चता की भावना को त्याग नहीं सके, तो अकबर ने एक बार फिर मैदान में कूदा और उज़्बेकों को अंतिम रूप से कुचलना पड़ा। जनवरी में खान जमा मारा गया और उसके मरते ही उज़्बेक विद्रोह शांत हो गया। अब संपूर्ण सत्ता
को अपने हाथ में केंद्रित करने और प्राचीन अमीर वर्ग को सरकारी कर्मचारी मात्र के स्तर तक पहुंचाने देने के लिए वे बिल्कुल स्वतंत्र था। इन लोगों को अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे नौकरी रख सकता था और जब चाहे बर्खास्त कर सकता था। क्लियर? इस प्रकार ये उज़्बेकों का विद्रोह शांत हुआ। मिर्ज़ाओं का विद्रोह अगला है। अकबर जिस समय लाहौर में था उसे समाचार मिला कि संभल और आजमपुर झीलों में मिर्ज़ाओं ने विद्रोह खड़ा कर दिया, जो अकबर के संबंधी थे। विद्रोहियों में इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा, मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा, मासूद हुसैन मिर्ज़ा और आकिल हुसैन मिर्ज़ा थे, यानी 4 मिर्ज़ा थे। इन्हीं के साथ उनके 2 भतीजे सिकंदर मिर्ज़ा, महमूद मिर्ज़ा भी आ मिले थे। ये लोग तैमूर के द्वितीय पुत्र के वंशज थे और अकबर के साथ इनका रक्त संबंध था, यानी उसके संबंधी ही थे। इनका विद्रोह संभवतः यह कारण था कि राजवंश के साथ रक्त संबंध होने के कारण उन्हें जीविका निर्वाह के लिए अच्छे साधन उपलब्ध होने चाहिए। हुमायूं के समय मोहम्मद जमा मिर्ज़ा और मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा का अनुकरण कर इन लोगों ने भी अपने आसपास के शाही ज़मीनें हथिया ली थी। मुनीम खां ने इन लोगों को पराजित किया और इन्हें मालवा में खदेड़ दिया, किंतु गोरिल्ला युद्ध प्रणाली व्यवहार में लाने के कारण ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते रहे। 1573 तक पूरी तरह दबाए नहीं जा सके। इसी समय उज़्बेकों का भी विद्रोह भी था। इन्हीं लोगों ने मिर्ज़ा हाकिम को हिंदुस्तान आने और अकबर पर दूसरा आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा, किंतु जैसा हम पहले देख चुके हैं, इन लोगों का नेता खान जमा लड़ाई में मारा गया और उसका भाई बहादुर खां को फांसी दे दी गई। उज़्बेक उपद्रव शांत होने के साथ ही मिर्ज़ाओं का विद्रोह भी लगभग उसी समय समाप्त हो गया। मिर्ज़ाओं को मालवा से खदेड़ दिया गया और यहाँ से ये लोग गुजरात भाग गए। 1573 ईस्वी में अकबर ने इन प्रांतों में अब दूसरे अभियान किए। इन विद्रोहियों को अंतिम रूप से कुचल दिया गया। इनके बाद नामो निशान भी न रहे। अंतिम विद्रोह 1580 में हुआ। यह उन सामंतों का विद्रोह था जो उसके पिता के समय से राजघराने के निकट संबंध रखते थे। यह विद्रोह इतना अधिक फैला कि अकबर के जीवन और सिंहासन का खतरा उत्पन्न हो गया। साथ ही यह उन सरदारों द्वारा प्रारंभ किया गया था जो राज परिवार के अत्यंत निकट थे, किंतु जैसा हमें ज्ञात है कि यह विद्रोह भी 1581 में सफलतापूर्वक शांत कर दिया गया। इसके बाद अकबर को अपने सरदारों को किसी प्रकार के विद्रोह की आकांक्षा नहीं रही, यानी अकबर के समय 2, 3, 4 विद्रोह हुए थे। अकबर ने आगे बढ़कर इन विद्रोह में स्वयं भाग लेकर इन विद्रोह को कुचल दिया, ताकि भविष्य में कभी अगर विद्रोह हो तो उसको किस प्रकार दमन किया कि लोगों के दिल दहल जाए और इनको पूरी तरह से इनका सफाया कर दिया। अतः अकबर ने उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के राज्यों पर अधिकार किया और अपने राज्य में होने वाले विद्रोह को दबाया। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट इनकी अगली क्लास में अकबर की अन्य जो कार्य है, अकबर के जो अन्य कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आज इस क्लास में